साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एमपीएसआई 2022 और एमपी फॉरेस्ट की जो अपकमिंग वैकेंसी है उनके लिए अति महत्वपूर्ण साइंस की क्विज नंबर 1। यानी कि इसमें आपको 20 प्रश्न ऑब्जेक्टिव फॉर्म में देखने को मिलेंगे और हर एक प्रश्न के बारे में आपको डिटेल में जानकारी देते हुए हम आगे बढ़ेंगे। ये ऐसे प्रश्न होंगे जो एमपी पुलिस के एग्जाम में भी आए हुए हैं और आपके आगामी जो एमपीएसआई है और एमपी फॉरेस्ट है इनके एग्जाम में भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखिएगा। जैसा कि हमने आपसे पहले ही कल पूछा था, हमने एक जो है पोल क्रिएट कराया था, उसमें हमने आपसे पूछा था कोई भी काम हम सबसे पहले आपसे पूछते हैं उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं कि आपके लिए जो है एमपी फॉरेस्ट और एमपीएसआई की क्विज स्टार्ट कर देनी चाहिए या नहीं। तो बहुत से लोगों ने यहाँ पर कमेंट की है, बहुत से लोगों ने यहाँ पर वोट किया है कि हाँ सर फ्री क्विज स्टार्ट कर दीजिए। तो आपके लिए हम यहाँ पर यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए लेकर के आ रहे हैं सारी क्विजेज। आज साइंस की आई है, इसके बाद इंग्लिश की आएगी, फिर हिंदी की, फिर मैथ की, फिर रीजनिंग की। जैसा कि आपको पता है वनरक्षक हो चाहे वो आपके एमपीएसआई हो, 5 सब्जेक्ट तो आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, जिसमें है आपका हिंदी, इंग्लिश, मैथ, रीजनिंग और आपका साइंस। ठीक है, तो सबकी प्रैक्टिस फ्री ऑफ कॉस्ट हम यहाँ पर कराने वाले हैं। देखिए बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो यहाँ पर कोर्स परचेज नहीं कर सकते हैं। बहुत से लोगों ने यहाँ पर बहुत महंगे महंगे कोर्स यहाँ पर जो है अपने स्टार्ट कर दिए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे हैं जो कोर्स को परचेज नहीं कर सकते हैं। उनके लिए हम ये फ्री ऑफ कॉस्ट प्रैक्टिस सीरीज लेकर के आए। हमारा कोई पेड कोर्स नहीं है, हम एक भी रुपये आपसे नहीं लेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी तैयारी यहाँ पर हम करवाने वाले हैं। ठीक है, तो वनरक्षक में ये प्रश्न आपको देखने को मिल सकते हैं। जैसा कि आपको पता है 1340 वैकेंसी आपकी फॉरेस्ट गार्ड की आने वाली है और उनका एग्जाम जो है आपको मई जून में देखने को मिल सकता है। तो बहुत से बच्चों ने यहाँ पर तैयारियां शुरू कर दी है। जिनका एमपी पुलिस का एग्जाम अच्छा गया है उनने भी शुरू कर दी है, जिनका खराब गया उनने भी शुरू कर दी, क्योंकि किसी को पता नहीं कि कट ऑफ कितना जा सकता है। ठीक है ना, तो आप भी अपना बैकअप के तौर पर इसको रखिए। ठीक है, और एमपीएसआई भी आने वाली है। एमपीएसआई तो A1 क्लास की जॉब होती है, बहुत बढ़िया जॉब होती है। 1980 वैकेंसी बताई जा रही है, लेकिन 1500 वैकेंसी तो आपको देखने को मिलने ही वाली है। ठीक है, लेकिन तभी आप पहुंच सकते हैं जब आप तैयारियां अभी से ही शुरू कर देंगे। तो लगातार बने रहिएगा और वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा, जिससे कि सही समय पर डेली जो प्रैक्टिस की जाएगी वो आपके पास में आती रहे। 10 से 15 मिनट की ये वीडियो होगी और आपको बहुत ज़्यादा फायदा यहाँ पर मिलने वाला है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं टॉप 20 का डोज वीडियो नंबर 1 प्रश्न नंबर 1। तो वह पदार्थ जो पेट की अम्लता को निष्क्रिय करता है क्या कहलाता है? 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में यह प्रश्न देखने को मिला था। जिन लोगों का भी एग्जाम 22 जनवरी को होगा वो लोग अपना मैच कर सकते हैं। यह प्रश्न एमपी पुलिस के एग्जाम में आया था। तो ऑप्शन नंबर 1 है ज्वरनाशक, ऑप्शन बी है एंटासिड, ऑप्शन सी है एनाल्जेसिक, ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि एंटा एसिड कहते हैं वह पदार्थ जो पेट की अम्लता को निष्क्रिय करता है। देखिए पेट में उत्पन्न अम्लता को निष्क्रिय करने के लिए एंटा एसिड का उपयोग किया जाता है। तो बाकी का भी देख लेते हैं जो बाकी ऑप्शन दिए हुए हैं। तो ज्वरनाशक का उपयोग जो है हम बुखार को ठीक करने के लिए करते हैं और एनाल्जेसिक जो दवाएं होती हैं वो दर्दनाशक का कार्य करती हैं। तो तीनों ऑप्शन आपके यहाँ पर क्लियर हो गए। देखिए जो ज्वरनाशक है वो आपका बुखार को सही करता है, एंटा एसिड पेट की अम्लता को कम करता है और जो एनाल्जेसिक होता है वो दर्द को कम कर सकता है। तो एक ही प्रश्न में 4 प्रश्न आपके यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। ठीक है, तो यही हमारा प्रयास रहेगा कि कम से कम प्रश्नों में अधिक से अधिक आपको जानकारी दे सके। जो आपका इनो होता है वो आपका एंटा एसिड होता है। जब आपके पेट में एसिडिटी हो जाती है तो कहते हैं काम शुरू सिर्फ 6 सेकंड में, इनो पीजिए। तो जो इनो होता है वो आपका एंटा एसिड होता है, जिससे कि आपकी एसिडिटी 6 सेकंड के अंदर सही हो जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। ये भी आपका 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में आया हुआ है। निम्न में से कौन सा मच्छर मलेरिया परजीवी को वहन करता है? यानी कि जो मलेरिया के परजीवी होते हैं उनको ले जाने का कार्य कौन सा मच्छर करता है? मादा एनाफिलीज, नर एनाफिलीज, मादा एंडीज या फिर नर एंडीज। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि जो मादा एनाफिलीज मच्छर होती है वो मलेरिया की परजीवी का वहन करती है। तो मादा एनाफिलीज मच्छर के द्वारा मलेरिया परजीवी का वहन किया जाता है और जो एंडीज मच्छर होता है उसके द्वारा डेंगू रोग फैलाया जाता है। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है कि डेंगू रोग को फैलाने वाला कौन सा मच्छर होता है? तो याद रखिएगा जो एंडीज मच्छर होता है उसके द्वारा डेंगू फैलाया जाता है और जो मादा एनाफिलीज होती है उसके द्वारा जो है मलेरिया फैलाया जाता है। ठीक है, मलेरिया को सही करने की दवाई कौन सी होती है? जो कुनैन होती है, जो वो मलेरिया को सही करने की दवाई होती है। प्रश्न में पूछा जाता है कि कुनैन की छाल से कौन सा रोग सही किया जाता है? तो याद रखिएगा मलेरिया को सही करने वाली दवाई कुनैन की छाल होती है। प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं।
नीचे दिया गया चित्र किस संघ से संबंधित है। देखिए अब यहाँ पर एमपीपीबी ने यह पैटर्न बना दिया है कि आपको 2 से 3 प्रश्न चित्र वाले मिलेंगे, जो आपको चित्र दिखाया जाएगा और उसमें आपसे पूछा जाएगा कि किस संघ का है ये, ठीक है। ऑप्शन ए है नाइडेरिया, ऑप्शन बी है पोरीफेरा, ऑप्शन सी है नेमाटोडा या फिर ऑप्शन नंबर डी है कैटनोफेरा। बताइए किस संघ का यह चित्र है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि पोरीफेरा संघ का यह चित्र है। और चित्र से संबंधित एक ऑलरेडी हम वीडियो आपको बना चुके हैं आपके लिए, जिसमें लगभग हमने 30 से 40 चित्रों को आपको दिखाया है और वे ऐसे चित्र हैं जो बार बार जो है एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछे गए थे। बीच में हमने ये वीडियो बनाई थी जब आपका एमपी पुलिस का एग्जाम चल रहा था, तो वो वीडियो भी आप जा करके जरूर देख लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। ये 22 के एग्जाम में आया था। सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, ठीक है। 30 जनवरी के एग्जाम में ऑप्शन ए है 10 सेंटीमीटर, ऑप्शन बी है 25 सेंटीमीटर, ऑप्शन सी है 50 सेंटीमीटर, ऑप्शन डी है 100 सेंटीमीटर। बताइए सामान्य मनुष्य की नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या होती है, यानी कम से कम वो कितने दूर तक देख सकता है। तो चलिए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि 25 सेंटीमीटर तो हर एक व्यक्ति को दिखाई ही देगा जो स्वस्थ व्यक्ति होगा, ठीक है, जिसके आंख में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होती है तथा अधिकतम दूरी अनंत होती है, यानी हम कितनी भी दूर तक देख सकते हैं, ठीक है ना, वो आपकी आंखों पर डिपेंड करता है। लेकिन जो न्यूनतम दूरी है वो 25 सेंटीमीटर होती है एक स्वस्थ व्यक्ति की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं, ये भी आपका एमपी पुलिस में पूछा गया है। ऑप्शन है लाल, पीला और नीला, ऑप्शन बी है हरा, नीला और लाल, ऑप्शन सी है लाल, हरा और नीला, ऑप्शन डी है लाल, हरा और पीला। बताइए प्राथमिक रंग कौन कौन से होते हैं। तो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि लाल, हरा और नीला ये आपके प्राथमिक रंग होते हैं, ठीक है। चलिए पूरी जानकारी आपको देते हैं। तो लाल, हरा और नीला इन तीनों रंगों के प्रकाश को प्राथमिक रंग कहते हैं। इन्हीं रंगों से मिलकर के अन्य सभी रंगों का निर्माण होता है। इन तीनों रंगों को बराबर अनुपात में मिलाने पर सफेद रंग बन जाता है, ठीक है। तो ये 3 ऐसे रंग होते हैं जिनको अगर 1:1:1 या 2:2:2 यानी कि निश्चित अनुपात में अगर आप मिलाएंगे समान अनुपात में, तो आपको व्हाइट कलर का रंग जो है प्राप्त होगा, ठीक है। और लाल, हरा और नीला इन 3 रंगों से ही मिल करके सारे रंग मिले जो है बने होते हैं अलग अलग रेशियो में मिला करके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साथ ही साथ में आपको बता दें कि वीडियो के अंत में हम आपसे एक प्रश्न पूछेंगे जो कि इसी वीडियो में आप उसका आंसर भी इसी वीडियो में दिया रहेगा। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक जरूर देखिएगा, फिर आप उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे और कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में यहाँ पर लिया जाएगा, ठीक है। तो शुरू से अंत तक वीडियो को बड़े गौर से देखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंद्रधनुष को आकाश में कब देखा जा सकता है। जब सूर्य आपके सामने हो, जब सूर्य आपके पीछे हो, मात्र सूर्योदय के समय या फिर जब सूर्य आपके सिर के ऊपर हो। चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जब सूर्य आपके पीछे होगा तब ही आप जो है इंद्रधनुष को देख सकते हैं। चलिए इंद्रधनुष के बारे में कुछ बातें बता देते हैं, क्योंकि इंद्रधनुष से लगातार प्रश्न बनते रहे हैं। इंद्रधनुष 7 रंगों का समूह होता है, इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। बारिश के दिनों में आकाश में ये दिखाई देता है जब सूर्य हमारे पीछे होता है। तो आपको कहाँ पर दिखाई देगा, आपको आपके सामने दिखाई देगा, लेकिन तब दिखाई देगा जब सूर्य आपके पीछे होना चाहिए। तो सूर्य की किरणें जब बूंदों से परावर्तित होकर के लौटती हैं तो 7 रंगों में विभक्त हो जाती हैं, इसलिए जो है जो 7 रंग का इंद्रधनुष आपको सूर्य की विपरीत दिशा में देखने को मिलता है, ठीक है। कौन कौन से रंग होते हैं चलिए देख लेते हैं। तो बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल ये रंग होते हैं। रंगों का क्रम आपसे पूछा जा सकता है, तो याद रखिएगा बैजानी हपी नाला, बैजानी हपी नाला, ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। तो ये क्रम आपसे कई बार पूछा गया कि इंद्रधनुष में दिखने वाले रंगों को सही क्रम में लगाइए, बताइए कौन कौन से रंग सही क्रम में होंगे। तो ऐसे आप याद कर सकते हैं बैजानी हपी नाला से। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वीडियो पसंद आ रहा हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चलिए रसोई के बर्तनों को चिपकने से रोकने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, जिससे कि चिकनाई ना हो, चिकने ना हो वो बर्तन। तो बताइए किसका प्रयोग किया जाता है। ये भी आपका 22 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। पॉलिएस्टर, टेफ्लॉन, पॉलीमर या फिर पॉलीथीन। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि जो टेफ्लॉन होता है उसको लगाया जाता है रसोई के बर्तनों में, जिससे कि वे चिपके नहीं या फिर उनमें तेल जो है वो चिपके नहीं, ठीक है। देखिए रसोई के बर्तनों को चिपकने से रोकने के लिए टेफ्लॉन का इस्तेमाल किया जाता है। यह चिकनाई को बर्तनों पर जमने नहीं देता है। इस बार एमपी पुलिस में साइंस ने ही सबसे ज़्यादा परेशान किया है लोगों को, और ऐसा आगे भी होने वाला। अब ये पैटर्न चलता रहेगा, आपको एमपी पुलिस में, एमपी एसआई में भी दिखाई देगा और एमपी बनरक्षक में भी आपको दिखाई देगा। और आपको पता है 10,000 वैकेंसी एमपी पुलिस की आने वाली हैं फिर से, ठीक है। तो अभी से आप तैयारियां बना कर रखिए। मान लीजिए अगर कुछ नंबर से आप पीछे रह भी गए हैं तो अगली बार आप उसको तोड़ देंगे। इन तीनों में से कोई ना कोई आपको एक वैकेंसी मिलने वाली है, लेकिन तैयारी आपको अभी से ही करनी होगी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सा रंग बिखरा हुआ है, काला, सफ़ेद, नीला या फिर लाल। चलिए आंसर देख लें।
सही आंसर इसका सी, यानी कि जो नीला रंग है वो वायुमंडल में सबसे अधिक फैला हुआ है। कैसे आप याद कर सकते हैं? तो आकाश को देखिएगा, आकाश का रंग आपको नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि नीला रंग सबसे ज़्यादा बिखराव होता है नीला रंग का, इस वजह से आपको जो है आकाश जो है नीले रंग का दिखाई देता है। यह प्रश्न भी पूछा गया कि आकाश का रंग नीला क्यों होता है, तो नीले रंग के अधिक बिखराव के कारण आकाश का रंग नीला होता है। तो वायुमंडल में सबसे अधिक नीला रंग बिखरा हुआ है, जिसकी वजह से हमें आकाश का रंग भी नीला दिखाई देता है। ठीक है, चलिए अब आपसे पूछा जा सकता है कि अंतरिक्ष का रंग कैसा है? अगर आप अंतरिक्ष में जाएंगे तो आपको चारों तरफ क्या रंग दिखाई देगा? तो काले रंग का आपको अंतरिक्ष दिखाई देगा हमेशा। ठीक है, नीला आपको आकाश दिखाई देता है, और लाल रंग से याद रखिएगा, लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, इसलिए लाल रंग जो है वो अधिक दूरी तय करता है। काफ़ी दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लाल रंग दिखाई दे जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है, इसलिए खतरे के निशानों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। पूछा जा सकता है कि खतरे के निशानों में लाल रंग का प्रयोग किया जाता है क्यों? क्योंकि उसकी तरंग दैर्घ्य अधिक होती है और काफ़ी दूरी तक गमन कर सकता है, इस वजह से लाल रंग को खतरे के निशान के रूप में बताया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, किस उपकरण का प्रयोग वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन ए है कमानीदार तुला, ऑप्शन बी है बैरोमीटर, ऑप्शन सी है एनीमोमीटर, ऑप्शन नंबर डी है सीस्मोग्राफ। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है ए, यानी कि कमानीदार तुला। देखिए, अगर आप सिलेंडर को अगर आप वेट करना चाहेंगे तो आप एक कमानीदार जो है, मतलब स्प्रिंग वाला जो है आप वेट करने वाला रखते हैं, ठीक है ना, उसी को कमानीदार तुला कहते हैं। ठीक है ना, तो किसी भी वस्तु पर कार्य करने वाले बल को मापने के लिए किसका यूज किया जाता है? तो कमानीदार तुला का किया जाता है। बाकी ऑप्शन को भी देख लेते हैं। तो कमानीदार तुला का हमने आपको बता दिया। बाकी वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ठीक है, हवा के गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज किया जाता है, और भूकंप की गति को मापने के लिए सीस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। ठीक है, तो एक ही प्रश्न में आपके 4 प्रश्न यहाँ पर क्लियर हो चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा मेरे भाई। चलिए, ये प्रश्न भी 22 जनवरी का है। मूत्राशय में जमा हुआ मूत्र किस पेशी नली के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है? मूत्र मार्ग के द्वारा, वृक्क के द्वारा, गुदा के द्वारा, या फिर मूत्र वाहिनी के द्वारा? चलिए आंसर देख लेते हैं। सही आंसर है ए, यानी कि मूत्र मार्ग के द्वारा जो हमारा मूत्र एकत्रित हुआ होता है, ठीक है, तो वो जो है बाहर निकलता है। देखिए, तो मूत्राशय में एकत्रित मूत्र मूत्र मार्ग के द्वारा शरीर से बाहर निकलता है। प्रश्न पूछा जाता है कि मूत्र में गंध क्यों आती है? तो याद रखिएगा, अमोनिया की वजह से जो है मूत्र में गंध आती है, ये भी आपको याद रखना है। एक तीखी गंध जो है आपको, जहाँ पर भी मूत्राशय होता है वहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको एक तीखी गंध जो है वहाँ पर आपको लगती है, तो वो किस वजह से होती है? तो अमोनिया की वजह से वो जो है गंध होती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर कितने समय के लिए बनता है? 1/8 सेकंड, 1/2 सेकंड, 1/16 सेकंड, 1/20 सेकंड। 7 फरवरी के एग्जाम में आया हुआ। चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि 1/16 सेकंड तक जो है वो हमारी आंखों पर जो है रेटिना का प्रतिबिंब बनता है। एक वस्तु का प्रतिबिंब हमारी आंखों के रेटिना पर 1/16 सेकंड तक बनता है। इतने ही समय में हम वस्तुओं को आसानी से देख लेते हैं। कोई भी वस्तु जो होती है उसका प्रतिबिंब 1/16 सेकंड तक हमारी आंख पर बनता है, यानी कि 1 सेकंड के 16वें हिस्से तक बनता है और हमको वो वस्तु दिखाई दे जाती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी लंबाई सबसे बड़ी इकाई है? यानी लंबाई की इनमें से सबसे बड़ी इकाई कौन सी है? मीटर, किलोमीटर, प्रकाश वर्ष, या फिर पारसेक? अब यहाँ पे बहुत से लोग जल्दबाजी करके प्रकाश वर्ष लगा देंगे, लेकिन मेरे भाई इसका सही आंसर है आपका डी, यानी कि पारसेक जो है वो सबसे बड़ी दूरी होती है, दूरी को नापने की सबसे बड़ी इकाई होती है। तो पारसेक लंबाई की सबसे बड़ी इकाई होती है। पारसेक के द्वारा विभिन्न खगोलीय पिंडों के मध्य की दूरी को ज्ञात किया जाता है। अब प्रश्न पूछा जाता है कि एक पारसेक बराबर कितना प्रकाश वर्ष होता है? तो याद रखिएगा, एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। याद रखिएगा, यह प्रश्न पूछा गया है कई बार परीक्षाओं में। तो एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बंदूक से निकलने वाली गोली न्यूटन के गति के किस नियम का उदाहरण है? यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न और कई बार पूछा गया है। ठीक है, ये एमपी पुलिस के एग्जाम में पूछा गया। बताइए किस नियम का उदाहरण है? प्रथम नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि तीसरे नियम का उदाहरण है बंदूक से निकलने वाली गोली। ठीक है, ये प्रश्न परीक्षाओं में आए हुए हैं। जिनका ही 22 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट में एग्जाम हो वो लोग कमेंट करके बताएंगे कि ये प्रश्न आपके एग्जाम में आए थे कि नहीं आए थे। ठीक है ना, चलिए, बंदूक से निकली गोली न्यूटन के तीसरे नियम का उदाहरण है, क्योंकि जब बंदूक के ट्रिगर को दबाते हैं तो गोली तीव्र वेग से आगे निकलती है और उतने ही संवेग से बंदूक को पीछे की ओर जो है आपको धक्का लगता है। ठीक है, तो गति मतलब कि क्रिया प्रतिक्रिया का नियम जो है वो आपका यहाँ पर लागू होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यही रूल जो है वो आपको नाव में भी यूज होता है। जब आप नाव से जमीन पर कूदते हैं तो नाव पीछे की ओर चली जाती है। क्यों चली जाती है? न्यूटन की गति के तीसरे नियम की वजह से। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सूर्य में ऊर्जा किस क्रिया के द्वारा उत्पन्न होती है?
ऑप्शन ए है रासायनिक संयोजन, ऑप्शन बी है नाभ की संलयन, ऑप्शन सी है नाभ की विखंडन या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि नाभ की संलयन के द्वारा सूर्य में ऊर्जा का निर्माण होता है। चलिए, तो सूर्य में ऊर्जा की उत्पत्ति नाभ की संलयन अपक्रिया के फलस्वरूप होती है। इसमें क्या होता है, इसमें जो दो अणु होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। संलयन का मतलब है जुड़ना, जुड़ करके एक नए अणु का निर्माण करते हैं जिसकी वजह से जो है ऊर्जा का निर्माण होता है। तो याद रखिएगा, सूर्य में ऊर्जा का जो उत्पादन होता है वो आपका नाभ की संलयन क्रिया के फलस्वरूप होता है। ठीक है, अगला प्रश्न, रिसने वाली पाइप से पानी के फव्वारे बाहर निकलते हैं क्यों? आपने देखा भी होगा, पार्क में जाते होंगे तो फव्वारे लगे रहते हैं, तो वो मतलब रिसने वाले जो फव्वारे पानी जो होता है वो फव्वारों के रूप में क्यों बाहर निकलता है? चलिए, तरल पदार्थ बल लगाते हैं, तरल पदार्थ दाब डालते हैं, पानी दाब डालता है या फिर पाइप बल लगाती है। चलिए आंसर देखें, सही आंसर है बी यानी कि जो तरल पदार्थ होते हैं वो दाब डालते हैं, प्रेशर बनाते हैं, और प्रेशर लगने की वजह से जो छिद्र होते हैं उनमें से जो है प्रेशर के साथ में पानी बाहर निकलता है। इस वजह से फव्वारों के रूप में जो है पानी आपको बाहर दिखाई देता है। तो रिसने वाले पाइप से पानी के फव्वारे के रूप में निकलता है। क्यों? क्योंकि पाइप के अंदर पानी का अधिक दबाव होता है, अधिक दबाव के साथ जो है पानी पाइप के अंदर बहता है, और जो जितना दबाव डालता जाता है उसी प्रेशर के साथ में जो है पानी बाहर निकलता जाता है और फव्वारों के रूप में आपको दिखाई देता है। ठीक है, सारे प्रश्न समझ में आ रहे हो तो मेरे भाई वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए, इतनी मेहनत लग रही है, इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। उन लोगों के लिए कर रहे हैं जिनके पास पैसे नहीं है, जो पैसे खर्च नहीं कर सकते हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते, इतना ज़्यादा पैसा देकर के नए नए कोर्स नहीं खरीद सकते हैं, उनके लिए हम यह जो है लेकर के आए हैं। आप इतना प्रैक्टिस भी करते रहेंगे तब भी आप काफ़ी अच्छा स्कोर कर सकते हैं MP वन रक्षक और MP SI के एग्जाम में। ठीक है, अभी आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितना लाइक करते हैं, कितना शेयर करते हैं, दोस्तों के पास में कितना व्यूज आता है, उसके अकॉर्डिंग जो है हम आपके लिए जो है पांचों सब्जेक्ट की वीडियो लेकर के आते रहेंगे लगातार। ओजोन परत दिवस कब मनाया जाता है? 10 दिसंबर, 21 जून, 5 सितंबर, 16 सितंबर। आइए आंसर देखते हैं, फिर चारों ऑप्शन के बारे में बताएंगे। सही आंसर है डी यानी कि 16 सितंबर के दिन जो है ओजोन परत दिवस मनाया जाता है। तो सर बाकी ऑप्शन भी बता दीजिए। तो देखिए, चलिए पहले ओजोन परत बता दें आपको। तो ओजोन परत संरक्षण दिवस प्रतिवर्ष 16 सितंबर को मनाया जाता है। यह दिवस 16 सितंबर सन 2000 से मनाना स्टार्ट हुआ था। यह भी पूछा जा सकता है, 16 सितंबर 2000 से मनाया जाना प्रारंभ हुआ था। ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं, यह भी आपको याद रखना। पूछा गया है कि ओजोन में ऑक्सीजन के कितने परमाणु होते हैं। चलिए, 10 दिसंबर आपको पता है मानव अधिकार दिवस होता है, 21 जून आपको पता है योग दिवस होता है, 5 सितंबर शिक्षक दिवस होता है और 16 सितंबर आपका ओजोन संरक्षण दिवस होता है। और आपको यह भी बता दें कि जो सूर्य से आने वाली पराबैंगनी किरणें होती हैं उनको ओजोन परत के द्वारा ही सोख लिया जाता है, जिस वजह से वे किरणें धरती पर नहीं आ पाती और हमको नुकसान नहीं पहुंचा पाती हैं। चलिए अगला प्रश्न, सर्दी में स्वेटर हमें गर्म रखते हैं क्यों? वह शरीर की गर्मी को रोकता है, वायु को छिद्रों में फंसा लेता है, ए और बी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। आइए आंसर देखें, सही आंसर है सी यानी कि ए और बी दोनों। यानी कि जो हमारी शरीर की गर्मी होती है, लोग बहुत बार सोचते हैं कि स्वेटर गर्म होता है इस वजह से जो है हमें गर्मी लगती है। नहीं भाई, जो हमारी शरीर की गर्मी होती है वो स्वेटर की वजह से बाहर नहीं जा पाती है और अंदर ही रह जाती है। तो हमारे शरीर की गर्मी से ही हम गर्म होते हैं। यानी कि जो हमारे शरीर की गर्मी होती है स्वेटर उसको अंदर ही रखता है, जिसकी वजह से हम गर्म होते हैं और हमें ठंड नहीं लगती है। तो स्वेटर हमारे शरीर की गर्मी को, गर्म वायु को छिद्रों में फंसा लेता है, जिससे कि शरीर की गर्मी बाहर नहीं जा पाती और हमें ठंडी नहीं लगती है। ठीक है, तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे आपके लिए MP पुलिस और MP SI और MP फॉरेस्ट गार्ड के लिए महत्वपूर्ण। ठीक है, चलिए आज का प्रश्न है कि सूर्य से आने वाली किन खतरनाक किरणों को ओजोन परत सोख लेती है? कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक अगर आपने देखा होगा तो आपको इस प्रश्न के बारे में आज का आंसर जो है इसी वीडियो में बता दिया गया है। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए जिससे कि कल वाली वीडियो में आपका नाम स्क्रीनशॉट के साथ में आ सके। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल सक्सेस जंक्शन टेलीग्राम पर सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिल जाएगा, उसे ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए। ठीक है, तो जल्द ही मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।